हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हमारे शरीर में बहुत सारा सिस्टम है, उसी तरह से एक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम भी आता है। उसी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ऑर्गन के रूप में मुख्य रूप से हार्ट जो है, यह सर्कुलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे शरीर में हमारे न्यूट्रिएंट्स को या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, हम जो भी ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा हमारे प्रत्येक सेल्स को, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, उन सभी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन के बाद वो सभी न्यूट्रिएंट्स एक साथ जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उस मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ एनर्जी मिलता है, कुछ जो है एनर्जी मिलता है, उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। उन सभी हार्मफुल प्रोडक्ट को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मानी उस स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां से उन टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यह कार्य हुआ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन मिलने से एक साथ एक सिस्टम बनता है। उन्हीं सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसका नाम होता है हार्ट। उसी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट। हार्ट इज द कोन शेपेड स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो हार्ट जो है वह कोनिकल शेप दिखाई देता है। मीन्स हार्ट का जो शेप होता है वह लगभग कोन के आकार का होता है। यह हार्ट जो होता है लगभग कोन शेपेड होता है, इसीलिए इसे हम लोग कोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, खास तौर से जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, एनिमल में, मैमल और बर्ड्स में हार्ट जो होता है वह 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स में यह 3 चैम्बर्ड होता है और फिश में यह 2 चैम्बर्ड होता है। फिर से अगर सुनेंगे तो हार्ट का जो चैम्बर होता है मैमल्स में और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मीन्स हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं मैमल्स में और बर्ड्स के हार्ट में। लेकिन अगर हम लोग फिश के हार्ट में देखेंगे तो सिर्फ 2 चैम्बर होता है। अगर उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रेप्टाइल्स में देखते हैं तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हार्ट सिचुएशन कहाँ होता है, हम देखेंगे हमारे बॉडी में यह सिचुएटेड कहाँ होता है। तो हम इसके पहले किसी क्लास में आप लोग बता चुके हैं कि हमारे बॉडी के कैविटी को 2 कैविटी में बांटा गया है। एक अपर कैविटी को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं और उसके नीचे का जो कैविटी होता है उसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे हिस्सा पाए जाते हैं। उसी तरह से हमारे थोरेसिक कैविटी में भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हम लोग लंग्स के विषय में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से थोरेसिक कैविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन और होता है जो हार्ट के रूप में रहता है, यानी हार्ट जो है हमारे थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। लंग्स के बीचों बीच, दोनों लंग्स के बीचों बीच जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग मीडिया स्टाइनम कहते हैं। उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया स्टाइनम। मीडिया स्टाइनम। इसी मीडिया स्टाइनम मीन्स ये जो हुआ आपका, सपोज यहाँ से लंग्स है, ये सपोज दिस पोर्शन इज द लंग्स, दिस इज द लंग्स। दोनों साइड में 2 लंग्स हो गया और इस लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग मीडिया स्टाइनम कहते हैं। यही स्पेस जो है वह है मीडिया स्टाइनम। मीडिया स्टाइनम, इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं मीडिया स्टाइनम। और इसी स्पेस में जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग पढ़ाते समय हम आप लोगों को बता चुके हैं कि लेफ्ट लंग में एक ग्रुप पाया जाता है, एक नोच पाया जाता है। इस नोच को हम लोग कार्डियक नोच कहे थे। उसी कार्डियक नोच के आसपास जो है यह हार्ट जो है वह
कोनिकल शेपेड स्ट्रक्चर हार्ट जो है वह लोकेटेड रहता है। हार्ट जो है मोस्ट ऑफ द हार्ट डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। यह जो होता है ये मीडियल स्टर्नम का जो लाइन है, इस लाइन के जस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड में जो होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट डायरेक्टेड रहता है। यह लंग्स के लेफ्ट लंग्स के कार्डियक नोच के आसपास उपस्थित होता है। इस तरह से अगर हम लोग इसका एक और लोकेशन देखेंगे तो यह जस्ट हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो है वह ऊपर, माने इसके पीछे, हार्ट के पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है। और आगे की तरफ देखेंगे तो एक स्टर्नम एक बोन है जिसके साथ रिब्स जो होते हैं कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं। उस स्टर्नम के यानी हार्ट के सामने जो होता है स्टर्नम होता है और हार्ट के पीछे जो है वह वर्टिब्रल कॉलम होता है। इसका अगर लेवल देखेंगे हार्ट का, तो हार्ट का लेवल जो है वह T5 मीन्स 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के 8th थोरेसिक वर्टिब्रा तक होता है। इसका लेवल में अगर देखेंगे तो पीछे की तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम है उस वर्टिब्रल कॉलम के T5 मीन्स 5th थोरेसिक वर्टिब्रा यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के यह T8 मीन्स 8th थोरेसिक वर्टिब्रा तक यह एक्सटेंड होता है। मीन्स इसका अपर लेवल जो होता है वह 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के जो लोअर लेवल होता है वह लेवल T8 मीन्स 8th थोरेसिक वर्टिब्रा तक यह फैला हुआ होता है। सामने से अगर हम लोग स्टर्नम की बात कहेंगे तो यह जो है सामने में 3rd कोस्टल कार्टिलेज, ऊपर का जो पोर्शन होता है यह 3rd कोस्टल कार्टिलेज के लेवल में होता है और नीचे जो होता है यह पोर्शन यह 4th एंड 5th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल तक होता है। पीछे से अगर हम देखें तो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल से 8th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल तक होता है और सामने से अगर देखेंगे तो यह जो है 3rd कोस्टल कार्टिलेज के लेवल से, यानी ऊपरी पोर्शन जो होता है वह 3rd कोस्टल कार्टिलेज तक और नीचे का जो पोर्शन होता है वह 4th और 5th कोस्टल कार्टिलेज तक एक्सपेंड करता है। यह इस तरह से हो गया इसका लेवल और लोकेशन। इसमें एक और आते हैं कि यह बाहर की तरफ सिर्फ स्टर्नम ही नहीं, बाहर की तरफ से रिब्स के द्वारा भी कवर होता है ताकि बाहर से कोई भी आघात, कोई भी इंजरी जो है हमारे हार्ट को डायरेक्ट न लगे, ताकि हार्ट जो है प्रॉपर रूप में फंक्शन कर सके। क्योंकि यह बहुत ही एक वाइटल ऑर्गन है, इस पर अगर किस तरह की का आघात अगर लगता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इसके प्रोटेक्शन में भगवान के द्वारा रिब केज भी बनाया गया है, उस रिब केज की सहायता से इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। अब आते हैं कि इतना ही नहीं, अगर लोकेशन में और देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट लंग है और राइट साइड में होता है राइट लंग होता है। अब देखते हैं कि इस तरह से एक हार्ट किस किस ऑर्गन्स के मिलने से बनता है, यानी कौन से पार्ट जो हैं वो हार्ट को एक शेप देते हैं। तो हार्ट को शेप देने में हम बताए हैं आपको कि हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट जो होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। यह मस्कुलर ऑर्गन जो है, चूंकि यह बहुत सारे मसल से बनता है, यानी इसमें हमेशा एक फिक्स रिदम होता है। रेट ऑफ द रिदम यह फिक्स होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक मसल्स। इसीलिए कहेंगे कि यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। यह मस्कुलर ऑर्गन होने के चलते इसमें एक रिदम होता है जो कंटिन्यूअस ऑटो रिदमिसिटी होती है इसमें, उस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मसल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हार्ट का जो ऊपरी पोर्शन होता है इसमें एक सैक बनता है। यह सैक बनता है ड्यू टू
पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। भगवान को संतुष्टि इतना से भी नहीं हुई, मीन्स थोरेसिक केज बना, रिब्स केज बना, उसके द्वारा जो है बाहर से आघात से बचाए जाने के लिए वो बना था। लेकिन भगवान को अभी भी संतोष नहीं हुआ, अभी भी बचाने के लिए एक बाहर से सैक बना दिए। कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। यह पेरिकार्डियम हार्ट को बाहर से एक प्रोटेक्शन देता है और उस प्रोटेक्शन की सहायता से हार्ट के इंटरनल जो है हार्ट को इंजरी से यह पेरिकार्डियम बचाता है। पेरिकार्डियम में अगर देखेंगे तो जो बाहर का पेरिकार्डियम यह डबल लेयर होता है। यह पेरिकार्डियम जो है वह डबल लेयर होता है। बाहर के पेरिकार्डियम को हम लोग फाइब्रस मेम्ब्रेन कहते हैं, फाइब्रस मेम्ब्रेन। और अंदर को हम लोग कहते हैं, उसके अंदर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सीरस, सीरस पेरिकार्डियम। मीन्स जो पेरिकार्डियम होता है वह डबल लेयर होता है। बाहर के लेयर को हम लोग फाइब्रस मेम्ब्रेन कहते हैं या फाइब्रस पेरिकार्डियम कहेंगे, और उसके अंदर का जो लेयर होता है उसे सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। यह सीरस पेरिकार्डियम जो होता है वह दो लेयर में ये भी बढ़ जाता है। इसके बाहर वाले लेयर को मीन्स जो टुवार्ड्स द फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है उससे हम लोग पेराइटल पेराइटल मेम्ब्रेन कहते हैं या पेराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे। और उसके बाद जो नीचे होता है यानी जो डायरेक्टली हार्ट से अटैच होता है उसे हम लोग विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पेरिकार्डियम के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डबल मेम्ब्रेनस होता है, उसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है वह चूंकि डबल लेयर्ड है इसलिए उसके बाहर के लेयर को हम लोग फाइब्रस मेम्ब्रेन या फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और अंदर की तरफ जो होता है उसे हम लोग सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। यह सीरस पेरिकार्डियम भी जो है वह दो लेयर का होता है। उसमें से बाहर वाले लेयर को हम लोग पेराइटल लेयर कहेंगे या पेराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे, और उसके अंदर वाले लेयर को जो हार्ट से डायरेक्टली अटैच होता है उस लेयर को हम लोग विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। इस तरह से यह एक डबल लेयर स्ट्रक्चर हो गया पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम में यानी फाइब्रस मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम के बीच में सपोज यह मेम्ब्रेन है आपका, तो यह हो गया आपका सीरस मेम्ब्रेन और यह हो गया आपका फाइब्रस मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक स्पेस बन जाता है, इसे पेरिकार्डियल स्पेस कहेंगे। इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेरिकार्डियम का दो लेयर हुआ। अंदर वाले को हम लोग सीरस लेयर कर दिए और बाहर वाले को हम लोग फाइब्रस मेम्ब्रेन या फाइब्रस पेरिकार्डियम कर दिए, और इसके बीच में जो स्पेस बनता है उसे हम लोग पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसका अमाउंट जो होता है लगभग 30 ml, इसका अमाउंट जो होता है लगभग 30 ml होता है एक हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इस तरह से यह बाहर से जो सैक हुआ हार्ट का, उस सैक के विषय में बताया। इस सैक की सहायता के कारण इसका जो एक शेप होता है वह एक शेप बन गया था। इस तरह से अगर देखेंगे तो हार्ट का जो साइज और शेप होता है, तो अगर हम साइज में देखेंगे तो इसका वजन जो होता है लगभग एक अगर मेल का देखेंगे, मेल के हार्ट का, तो उसका वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम तक होता है, मीन्स 350 ग्राम। एक मेल के हार्ट का अगर वजन देखेंगे तो उसका वजन जो होता है वह 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है, और अगर हम लोग फीमेल के हार्ट का वजन देखेंगे तो वह 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है। यह हो गया मेल के लिए और यह हो गया फीमेल के लिए। मेल हार्ट का वजन 300 से 350 ग्राम और फीमेल हार्ट का वजन जो होता है वह 250 से 300 ग्राम तक का होता है। अगर हम लोग इसकी साइज के विषय में देखेंगे तो इसका साइज जो होता है किसी भी पर्सन के हार्ट का साइज उसके अपने ही एक फिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट मीन्स
मुट्ठी बंद करने के आकार का माने साइज होता है, यानी एक किसी भी व्यक्ति का हार्ट उसके मुट्ठी का भर का होता है, यानी एक फिस्ट का होता है, यह होता है इसका साइज। शेप में बता दिए हैं कि इसका शेप जो होता है कोनिकल होता है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो था कि इसका वजन कितना है मेल में, फीमेल में इसका वजन कितना है, बाहर से जिस सैक के द्वारा कवर होता है हार्ट, प्रोटेक्टर होता है, उसे हम लोग पेरिकार्डियम कहे। पेरिकार्डियम को जो हम लोग जो है 2 लेयर में बाँटते हैं। एक होता है फाइब्रस मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम या मेम्ब्रेन। सीरस जो होता है वह पेरिटल और विस्लर पेरिकार्डियम में डिवाइड हो जाता है। इसमें से अगर देखेंगे तो इस दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस बनता है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो लगभग 30 ml होता है। यह नीट में कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। नीट में यह क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम दैट इज द 30 ml। नीट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इसके बाद हम लोग आएंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह जो था ये तो बाहरी स्ट्रक्चर था, अब हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का कैसा होता है। मैमल्स का जो हार्ट है, अभी हम बताए थे आपको कि यह 4 चेम्बर होता है। मैमल्स का जो हार्ट है, मैमल्स और बर्ड्स का जो हार्ट होता है वह 4 चेम्बर होता है। रफली अगर हम लोग एक फिगर बनाते हैं तो इसमें इस तरह का ये फिगर बनता है और एक फिगर ऐसे बनता है। रफली और फिगर बनाते हैं तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इस पोर्शन को, यानी ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, इसे हम लोग एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे का पोर्शन होता है इसे हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। इसे हम लोग एट्रियम कहते हैं और इसे हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। हार्ट का अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हार्ट जो होता है ह्यूमन हार्ट या 4 चेम्बर होता है। ऊपर का जो दोनों चेम्बर होता है उसे हम लोग एट्रियम बोलते हैं, और नीचे का जो दोनों चेम्बर होता है उसे हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ऑरिकल, ऑरिकल में यह जो होता है लेफ्ट ऑरिकल हो गया या एट्रियम, इसको एक और नाम से हम पुकारते हैं ऑरिकल। एट्रियम का एक और नाम होता है ऑरिकल। तो इस तरह से यह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल हो गया। यह जो है राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल हुआ। नीचे में देखेंगे तो वेंट्रिकल का भी 2 पार्ट है। यह इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको कहेंगे हम लोग राइट वेंट्रिकल। इसमें अगर हम देखेंगे तो यह जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल जो डिवीजन हुआ है, इसमें एक सेप्टम है। इस सेप्टम की सहायता से यह ऑरिकल जो है 2 भाग में बटा है। इसे हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम, या अगर हम लोग इस नाम से कहेंगे तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये जो सेप्टम हुआ, जो सेप्टम एट्रियम को 2 भाग में बांट दिया, उसे हम लोग कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। उसी तरह से हमारे वेंट्रिकल को भी यहाँ 2 भाग में बांटने के लिए एक सेप्टम था। इस सेप्टम को हम लोग कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ऑरिकल को जो सेप्टम 2 भाग में बांटता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और वेंट्रिकल को जो सेप्टम 2 भाग में बांट जाता है लेफ्ट और राइट के रूप में, उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना ही नहीं, एक और सेप्टम है जो इस ऑरिकल को वेंट्रिकल से बांटता है, यानी सेपरेट करता है, अलग करता है। दिस इज अ सेप्टम। यह सेप्टम ऊपर के ऑरिकल को नीचे के वेंट्रिकल से अलग किया। इसे कहते हैं हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इससे हम लोग चूंकि ऑरिकल कहते हैं तो इसका एक और नाम होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरह से
वेंट्रिकल को और ऑरिकल को एक दूसरे से सेपरेट करने वाले सेप्टम को एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और अगर हम लोग एट्रियम के विषय में देखेंगे तो उस दोनों को बांटने के सेप्टम को हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकल को जो दो भाग में बांटा है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इस आधार पर हम लोग हार्ट को 4 चेंबर में बांट दिए। अब इसमें आते हैं कि ये हार्ट जो है जो चेंबर में बटा होता है इसका बहुत सारा फंक्शन है। इस सभी चेंबर का जितने भी चेंबर हैं इसमें अलग अलग तरह का फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है तो ये हम लोग देखेंगे ये फंक्शन कैसा है। इसमें अगर हम लोग इस हार्ट को देखते हैं जो 4 चेंबर्ड हार्ट है, इस 4 चेंबर्ड हार्ट में इसमें से जो ऑरिकल वाला जो सेप्टम होता है वह थोड़ा सा पतला होता है देन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। ठीक, ये हुआ ऑरिकल, राइट ऑरिकल या एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे शरीर में जब हम लोग लंग्स की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं तो वह ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट में जाता है, विभिन्न सेल्स में जाता है। वहाँ पर वह पहले से उपस्थित न्यूट्रिएंट्स की सहायता से ऑक्सीडेशन होता है। वहाँ ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज करके आता है। मेन स्ट्रीम ऑफ द ब्लड में आने के बाद वह ब्लड जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो जाता है। मीन्स वह ब्लड जो है वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। उससे हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और इम्प्योर ब्लड, 3 तरह का नाम उसका दिया जा सकता है। तो इस तरह से इम्प्योर ब्लड होता है वह हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में आकर के मिलता है। मीन्स इधर से राइट ऑरिकल में 2 तरह के जो वेन्स होते हैं वो खुलते हैं। उसमें से एक का नाम होता है सुपेरियर वेना कावा और दूसरे को कहते हैं हम लोग इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा मीन्स जो ऊपरी शरीर की जो ऊपरी अंग से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड लेकर के हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में राइट एट्रियम पहुंचाता है, वह हो गया सुपेरियर वेना कावा। और हमारे शरीर के निचले पोर्शन से जो वेन लेकर के ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में खुलता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो इस तरह से इसमें राइट ऑरिकल में जो होता है एक सुपेरियर वेना कावा खुलता है और एक जो है पीछे से जा करके यहाँ से अगर जाता है तो यहाँ पर आकर के खुलता है इन्फीरियर वेना कावा। इसे कहेंगे हम लोग सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, और इसे कहेंगे हम लोग इन्फीरियर वेना कावा। इसे हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इस तरह से 2 तरह के वेना कावा जो है इसमें आकर के एक सुपेरियर और एक इन्फीरियर वेना कावा आकर के खुलता है। कहाँ पर? राइट ऑरिकल में। तो इस तरह से हमारे शरीर के पूरे पार्ट से ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में राइट एट्रियम में पहुंच गया। इतना ही नहीं, एक और इसमें से इसमें ब्लड वेसल जो है आकर खुलता है नियर द इन्फीरियर वेना कावा। उसका नाम होता है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। यह साइनस जो होता है वह कोरोनरी साइनस हमारे हार्ट के वाल को जो ब्लड सप्लाई देता है कोरोनरी आर्टरी, वह कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देता है, वहाँ से वह ब्लड फिर से हमारे हार्ट के सेल्स में ऑक्सीडेशन की सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी आर्टरी लेकर करके वह हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाता है। इस तरह से हमारे शरीर के पूरे पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में आकर के पहुंच गया सुपेरियर वेना कावा की सहायता से, इन्फीरियर वेना कावा की सहायता से और कोरोनरी साइनस की सहायता से। इस तरह से 3 तरह के ब्लड वेसल्स
हमारे राइट एट्रियम में आकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में पहुंचा दिए। वहां से अब ये जो राइट साइड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से पंप आउट होकर के वह आता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर एक भाल्व होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक भाल्व, और इसका कार्डियक भाल्व के रूप में अगर हम लोग ये कॉमन नेम दे दिए, इसका अगर हम लोग इंडिविजुअल नाम देंगे तो इसका स्पेसिफिक नेम होता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड भाल्व। और इसको हम लोग कहते हैं मिट्रल भाल्व। मिट्रल भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व। बाइकस्पिड भाल्व। तो इस तरह देखें कि राइट ऑरिकल यानी राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह ट्राइकस्पिड भाल्व की सहायता से राइट वेंट्रिकल में आके खुलता है। राइट वेंट्रिकल में वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह पहुंच गया। यहाँ से एक और ब्लड वेसल जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। इस पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जहां पर कि हम रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को लेकर के वहां तक पहुंचाए हुए हैं। लंग्स में पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है। उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह डिफ्यूज हो जाता है, और एल्वोलाई में जो पहले से ही ऑक्सीजन होता है वह डिफ्यूज होकर के आता है कैपिलरीज में, और इस तरह से वह ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ मिक्स होकर के और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह डिफ्यूज होकर पहुंच जाता है एल्वोलाई में। तो उस एल्वोलाई के बाद भी जो है हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और वहां से ऑक्सीजन जो है जो एल्वोलाई से डिफ्यूज होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड के साथ मिलकर करके उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया, मीन्स प्योर ब्लड बना दिया, मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड बना दिया। वह ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वह लंग्स से निकलता है, और लंग्स से निकलने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा वह हमारे लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाता है? लेफ्ट ऑरिकल में, या सॉरी लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं और लेफ्ट ऑरिकल भी कहते हैं इसे। तो इस तरह से लेफ्ट एट्रियम में हमारे पल्मोनरी वेन के द्वारा पल्मोनरी वेन के द्वारा यह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। ट्राइकस्पिड भाल्व क्या है, मिट्रल भाल्व क्या है, बाइकस्पिड भाल्व क्या है, ये सभी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप कई साल के नीट के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इस अभी जो भी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन अभी इसमें से मिल जाएगा जो आपको नीट के किसी न किसी ईयर में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर टॉपिक को आपको देख करके इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है, इसलिए लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको हर चीज़ याद हो जाएगा, कि भूल नहीं पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं हम, ताकि आपको ये टॉपिक भूल ना पाए, इसमें जितने भी पोर्शन आता है वह आपको भूल ना पाए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि राइट एट्रियम में 3 तरह के ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाया गया। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, ये 3 तरह के वेसल्स ब्लड वेसल जो है राइट एट्रियम में खुले। ये भी एक क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ओपन इन द राइट एट्रियम। तो ये हो गया आपका 3 तरह का, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन के द्वारा जो होता है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया गया। इसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है
कि जो भी ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से निकलता है उसे हम लोग आर्टरी कहते हैं, और जो भी ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में इंटर करता है उसे हम लोग वेन कहते हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे तो आर्टरी जो होता है, वह जो अब कॉमन नॉलेज है, सब जानता है कि आर्टरी जो है वह हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन्स जो है हमारे ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अपवाद में यहाँ एक्सेप्शन में क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी जो है यह हमारे ब्लड में हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो है यह हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यह कैरी करके ला दिया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वह ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वह लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के द्वारा आया है। यहाँ से फिर हार्ट जो है वो पंप करता है, जिसके सहायता से वह जो है यहाँ चूंकि मिट्रल वाल्व है, इस मिट्रल वाल्व की सहायता से वह ब्लड जो होता है आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया हुआ प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर से यहाँ से ओपन होता है, किसके द्वारा? तो ये पीछे से ही एक पोस्टीरियर वाल से ही एक ब्लड वेसल्स निकलता है। ऐसे हम सिर्फ डिनोट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन पीछे से ही निकलता है पोस्टीरियर वाल से। इसको हम लोग कहते हैं एओर्टा। इसको हम लोग कहते हैं एओर्टा। एओर्टा निकलता है, इसी एओर्टा की सहायता से प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है शरीर के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा जाता है। जहां से जिस पोस्टीरियर वाल पर, हार्ट के पोस्टीरियर वाल पर जहां से एओर्टा निकलता है, वहीं से दो और ब्लड वेसल्स निकलता है। इसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी। एक कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में जाता है और दूसरा कोरोनरी आर्टरी जो है वह लेफ्ट साइड में जाएगा। मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल से तीन तरह के ब्लड वेसल्स निकले। एक ब्लड वेसल एओर्टा के रूप में निकलता है, जो शरीर के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और दो और यहाँ से ब्लड वेसल निकलते हैं। एक जो होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के रूप में, और दूसरा जो होता है राइट कोरोनरी आर्टरी के रूप में। याद करिए, कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, याद हो जाएगा कहाँ कहाँ कितने ब्लड वेसल्स इंटर किए हैं और कहाँ कहाँ से कितने ब्लड वेसल्स बाहर निकले हैं। तो इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से तीन तरह के ब्लड वेसल्स बाहर निकले, और इनके द्वारा ब्लड जो होता है वह शरीर के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है। कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो होता है वह हमारे हार्ट के सेल्स को पहुंचाया जाता है, यानी लेफ्ट साइड वाला जो कोरोनरी आर्टरी होता है हार्ट के लेफ्ट साइड के सेल्स को पहुंचाता है, और राइट साइड वाला जो कोरोनरी आर्टरी होती है वह हमारे राइट साइड के हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, क्योंकि हार्ट को सबसे पहले एनर्जी की जरूरत है, और वह एनर्जी जो है वह ऑक्सीजन रिच ब्लड से ही आएगा। इसलिए सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी किसी का ब्रांच नहीं है, डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वह वहाँ से निकलती है और हार्ट के सेल्स को वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। अब आते हैं थोड़ा सा और डीप में आएंगे, जो बहुत सारा क्वेश्चन में बनेगा। इसमें से हार्ट के चेंबर को देखेंगे। हार्ट का जो चेंबर है वो 4 चेंबर बताए थे हार्ट आपको। तो इस 4 चेंबर में यह हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो जो ये हार्ट का जो लेयर होता है इंटरनल लेयर, यानी हार्ट जो होता है वह तीन तरह के लेयर से बना होता है। एक को कहते हैं हम लोग इपिकार्डियम, दूसरे को कहते हैं हम लोग मायोकार्डियम, और तीसरे को कहते हैं हम लोग इंडोकार्डियम। जो हार्ट के सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, यानी मान लीजिए यहाँ हार्ट हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा,
ये आपको दिखाने के लिए बनाया है इस तरह से, ताकि आप देख करके समझ सकें। ये हार्ट का अगर देखेंगे तो यह जो होता है एपिकार्डियम, यह है एपिकार्डियम। हार्ट जो है वह 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें जो बाहर की तरफ जो लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम। जो बीच का लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम। यह ऐसे होता नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं कि दिखेगा ऐसे, लेकिन इस तरह से दिखेगा नहीं जो आपको फिगर में कहीं भी देखेंगे। हम सिर्फ आपको आसानी से कैसे समझा सकें उसके लिए हम इसको तोड़ कर करके बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द एपिकार्डियम, दिस इज द मायोकार्डियम बीच वाला, और जो अंदर वाला जो लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। इसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। तो बाहर के लेयर को हम लोग कह दिए एपिकार्डियम, मिडिल वाले लेयर को कह दिए मायोकार्डियम, और अंदर वाले लेयर को कह दिए हम लोग मायोकार्डियम, और अंदर वाले लेयर को कहते हैं हम लोग एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम जो है यह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। एपिथेलियम से बना होता है। यह एंडोकार्डियम जो है वह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि नीट में आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। 10-20 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप टच कीजिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बात पर भरोसा करके, मेरे लेक्चर पर भरोसा करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है एंडोकार्डियम। यह एंडोकार्डियम जो है पूरे हार्ट के अंदर, पूरा हार्ट को इंटरनली यह कवर किया रहता है। ये अंदर से, ये चारों तरफ से यह हार्ट को इस तरह से एंडोकार्डियम कवर किया रहता है। यह बना होता है किससे? एंडोथेलियम जो बना होता है स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। इतना ही नहीं, यह एपिकार्डियम जो होता है वह यहीं तक कंटिन्यू नहीं होता है। यह कहाँ तक कंटिन्यू होता है? अगर यहाँ ब्लड वेसल्स निकला, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी निकली, तो ब्लड वेसल्स में एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोथेलियम लेयर। उस एंडोथेलियम तक यह कंटिन्यू होता है। मीन्स एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट कंटिन्यूज टू द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। इस तरह से यह कंटिन्यू होती है यहाँ से। इसके द्वारा, एंडोकार्डियम के द्वारा एक सब्सटेंस सेक्रेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलिन्स। एंडोथेलिन्स, इसी की सहायता से यह जो है कार्डियक मसल्स को रिदम देने में यह सहायता करता है, मीन्स कंट्रक्शन में सहायता करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। एंडोथेलिन्स इज द सब्सटेंसेस सेक्रेटेड फ्रॉम द एंडोकार्डियम which regulates the construction of the myocardial muscles। यानी हार्ट के मसल्स को हम लोग मायोकार्डियल मसल्स कहते हैं, उसके कंट्रक्शन को यह जो है रेगुलेट करता है एंडोथेलिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद आते हैं, यह हो गया एंडोकार्डियम। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट लेयर है मिडिल में, उसे कहते हैं हम लोग मायोकार्डियम। यह मायोकार्डियम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि हार्ट, चूंकि अभी बताए थे कि हार्ट एक मस्कुलर लेयर है, मायोकार्डियम जो है इन्हीं मसल्स से बना होता है। यानी हार्ट का जो टोटल मसल्स है वह मायोकार्डियम में ही पाया जाता है। इस तरह से मायोकार्डियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। मिडिल लेयर तो ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है इस हार्ट के लिए, क्योंकि पूरा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मीन्स सिस्टोल एंड डायस्टोल हार्ट का जो है वह रेगुलेट होता है मायोकार्डियम में, जो प्रेजेंट हैं मसल सेल्स और पेसमेकर सेल्स उनके द्वारा। मायोकार्डियम में जो आते हैं मायोकार्डियम में जो मसल्स होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक होता है मसल सेल्स, दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है पेस मेकर सेल,
पेसमेकर सेल्स। मायोकार्डियम जो होता है वह दो तरह के मसल से बना होता है। इस तरह से मायोकार्डियम जो है दो तरह के मसल सेल से बने होते हैं। उसमें से एक सेल को हम लोग कहते हैं मसल सेल और दूसरे को कहते हैं पेस मेकर सेल्स। मसल सेल्स जो होता है मायोकार्डियम में, लगभग 99% ऑफ द मायोकार्डियम आर फॉर्म्ड बाय द मसल सेल्स। मायोकार्डियम का 99% जो पार्ट होता है वह मसल सेल से बना होता है और उसमें से 1% जो पार्ट है वह पेस मेकर सेल से बना होता है। मायोकार्डियल जो पार्ट होता है उसमें से मसल सेल्स जो होते हैं वो 99% होते हैं और पेस मेकर सेल्स जो होते हैं वो 1% होते हैं। इसमें से अगर हम लोग मसल सेल्स का अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे तो मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट द हार्ट। यह जो है मसल सेल्स हमारे हार्ट के कंट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। मीन्स जो हार्ट में जो कंस्ट्रक्शन होता है वह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ड्यू टू मसल सेल्स के उपस्थिति के कारण ही हो पाता है। और पेस मेकर सेल्स जो होते हैं यह कंडक्शन में सहायक होते हैं। मीन्स उसके लिए कंट्रक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है इसमें, उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस वेव को यह कंडक्ट करने का काम करता है। यह कंडक्टिव सिस्टम का काम करता है। इसीलिए यह जो है बहुत ही कम संख्या में है, सिर्फ यह जो है कंडक्ट करने का काम करता है। यानी इसमें से जो भी इलेक्ट्रिसिटी निकली कंस्ट्रक्शन के लिए उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। कौन? पेस मेकर सेल्स। ठीक है, तो मायोकार्डियम सेल्स जो होता है, मायोकार्डियम जो होता है वह दो तरह के सेल्स से बना होता है, मसल सेल्स एंड पेस मेकर सेल्स। मसल सेल्स की जो मात्रा होती है, संख्या होती है लगभग 99% और पेस मेकर सेल्स जो होते हैं वह 1%। मसल सेल जो होते हैं वह कंट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं और पेस मेकर सेल जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है उसमें, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। उसके बाद आते हैं तो यह मायोकार्डियम जो होता है बाहर की तरफ यह एपिकार्डियम के साथ अटैच होता है और यही एपिकार्डियम जो है वह पेरिकार्डियम के विसरल लेयर से, विसरल पेरिकार्डियम से यह अटैच होता है। तो इस तरह से इसके हम 3 लेयर बता दिए, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे बाहर का लेयर है, मायोकार्डियम बीच का लेयर है और एंडोकार्डियम अंदर का लेयर है। अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक रूप में आएंगे तो हम देखते हैं कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में जो है यह मायोकार्डियम जो मसल सेल्स होते हैं वो मसल सेल्स कुछ रिज बनाते हैं। ठीक है, वो रिज जो होता है वह कहलाता है पेक्टिनेट मसल्स। क्या बनाते हैं? एक रिज बनाते हैं। रिज मीन्स थोड़ा सा उभार आता है, उसे हम लोग पेक्टिनेट मसल्स कहते हैं। और ये दोनों तरफ होता है, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी। जो दोनों का जो मायोकार्डियम होता है इसमें जो आपका मसल सेल है वह थोड़ा सा उभरा टाइप का रिज बना देता है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का हो जाता है। मीन्स इस तरह से उभरा हुआ एक रिज बना देता है। इस रिज को हम लोग कहते हैं पेक्टिनेट मसल्स। उसके बाद इसमें से कुछ एयर लाइक, मीन्स राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम के वॉल में एक एयर सेपेट स्ट्रक्चर बनता है। उस एयर सेपेट स्ट्रक्चर को हम लोग अपेंडेज कहते हैं। तो राइट एट्रियल अपेंडेज और लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। तो इस तरह से मायोकार्डियम के द्वारा 2 तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर एक बनाया गया पेक्टिनेट मसल और दूसरा बनाया गया राइट एंड लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। इसके बाद आते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में आने के बाद यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि यह मायोकार्डियल जो लेयर है इसमें जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स भी यहाँ भी कुछ रिज बनाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं ट्रेबेकुली कार्नी। ये जो रिज बनाते हैं मीन्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मायोकार्डियम है उस मायोकार्डियम में जो मसल्स होते हैं वे बनाते हैं ट्रेबेकुली
कार्नी कुछ रिज बनाते हैं, उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ट्रेबेकुली कार्नी। और ये ट्रेबेकुलर कार्नी यानी मसल जो होते हैं वो उभार के कारण वहां पर कुछ बैंड बन जाता है, उस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? मोडेनेटर बैंड। मोडेनेटर बैंड, इस बैंड को हम लोग कहते हैं मोडेनेटर बैंड। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम का लेयर है उसमें ट्रेबेकुली कार्नी और मोडेनेटर बैंड दोनों पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रेबेकुली कार्नी तो पाया जाता है लेकिन मोडेनेटर बैंड नहीं पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए। राइट वेंट्रिकल में ट्रेबेकुली कार्नी पाया जाता है और मोडेनेटर बैंड भी पाया जाता है, मोडेनेटर बैंड भी पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल होता है उसमें जो मायोकार्डियम होता है उस मायोकार्डियम में यह मोडेनेटर बैंड नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर देखे, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, और इस राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में इन सभी के द्वारा किस तरह से जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर बनाए हैं और कैसे यह जो है अपने रिदम के कंस्ट्रक्शन को एक दूसरे के सेल्स के तक पहुंचा देते हैं, यानी उसके तक पहुंचा देते हैं, सेल्स तक पहुंचा देते हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे तो यह जो पोर्शन होता है ट्रेबुलर जो कार्नी है, ये रिज जो होते हैं जो बैंड बनाते हैं उसमें एक इंटरकैलेटेड डिस्क बनता है। यही इंटरकैलेटेड जो डिस्क होता है यह उस इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्शन के लिए इस हार्ट में उत्पन्न होते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को निभाने में यानी कंडक्ट करने में यह इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। मीन्स वेंट्रिकल के यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के या राइट ऑरिकल के और लेफ्ट ऑरिकल के मायोकार्डियम में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स मिल करके एक साथ इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं। वो डिस्क की सहायता से वे सभी सेल्स सिंसिटियम की तरह का बन जाते हैं, यानी कंटिन्यूटी बन जाती है एक दूसरे से, ताकि जो इम्पल्स होते हैं, जो वेव्स होते हैं वो एक दूसरे के तक जो है वह पहुंच सके ड्यू टू द पेसमेकर सेल्स, यानी उस सेल्स के द्वारा ये इंटरकैलेटेड डिस्क बनने के बाद जो सिंसिटियम बन जाता है, कंटिन्यूटी बन जाती है, उस कंटिन्यूटी के चलते ही वह इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स कंडक्शन जो होता है वह हो पाता है एक सेल से दूसरे सेल तक। तो इस तरह से हम लोग इसमें से जो लेयर है हार्ट का उस लेयर को पढ़े हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें वाल्व देखते हैं कि वाल्व क्या होता है। चेंबर देख लिए, चेंबर के बाद जो है उसमें जो लेयर्स हैं वो देख लिए। अब आते हैं वाल्व पर। इसमें से एक चीज और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है उसकी तुलना में इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वह थोड़ा सा ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड पंप करने के लिए यहाँ पर जो कंडक्शन का जो फोर्स होता है वह वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है, जिसके लिए यह जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वह इसकी तुलना में थोड़ा ठीक होता है। और उसी तरह से वाल में देखेंगे तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का जो वाल होता है इस वाल की तुलना में यहाँ जो वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका वाल जो होता है थोड़ा सा ठीक होता है। कारण वही है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स उत्पन्न होता है कंट्रक्शन के दौरान उस फोर्स को यह जो है सह पाए, इसलिए इसका जो वाल होता है थोड़ा सा ठीक होता है। मीन्स ऑरिकल या एट्रियम के वाल की तुलना में वेंट्रिकल्स का जो वाल होता है वह थोड़ा सा ठीक होता है। अब आते हैं वाल्व्स के विषय में पढ़ेंगे। ये जो वाल्व्स होते हैं यहाँ पर 4 वाल्व्स, हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, 4 टाइप्स। एक वाल्व हो गया जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कह दिए, यह वाल्व होता है यह होता है किसमें? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में। यह हुआ
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यह भी हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम पर मीन्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक भाल्व हो गया, एक राइट साइड में भाल्व हो गया, दूसरा हो गया लेफ्ट साइड में। इस भाल्व को जो राइट साइड में है ऑरिकुलर या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, उसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड भाल्व, यह इस भाल्व का नाम ट्राइकस्पिड भाल्व इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें यह जो भाल्व का स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, दिस इज द भाल्व। इसमें अगर भाल्व का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 3 कस्प होता है। ये हो गया एक कस्प, ये हो गया दूसरा कस्प, ये हो गया तीसरा कस्प। तो एक पोजीशन के आधार पर इसको हम लोग इंटीरियर, पोस्टेरियर और सेप्टल फ्लैप कहेंगे या इसको कस्प कह सकते हैं। ये हो गया, मान सपोज इंटीरियर साइड में है तो इंटीरियर कस्प, ये हो गया पोस्टीरियर साइड में तो पोस्टीरियर कस्प, और ये हो गया सेप्टम साइड में तो इसे कह दिए सेप्टल कस्प। तो इस तरह से यह 3 कस्प का बना होता है, इसलिए इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड भाल्व। देयर आर 3 कस्प फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भाल्व होता है, यानी ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास जो भाल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर जो भाल्व है लेफ्ट साइड में, इस भाल्व को हम लोग मिट्रल भाल्व और इसको बाइकस्पिड भाल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड भाल्व भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 2 कस्प होते हैं, 2 फ्लैप है, एक इधर एक इधर। इसको एक को कहेंगे, जो इंटीरियर होगा उसको इंटीरियर कहेंगे और पोस्टीरियर जो होगा उसको पोस्टीरियर कहेंगे। यानी एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर 2 कस्प पाए गए। मीन्स मिट्रल भाल्व में सेप्टल कस्प नहीं पाया जाता है। 3 भाल्व जहाँ है, इंटीरियर कस्प, पोस्टीरियर कस्प और सेप्टल कस्प। लेकिन मिट्रल भाल्व में जहाँ 2 ही कस्प है, वहाँ इंटीरियर कस्प होता है और पोस्टीरियर कस्प होता है, उसमें सेप्टल कस्प नहीं पाया जाता है। अब आते हैं कि इसमें जो ये कस्प होते हैं, इसमें से जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के वाल से, मस्कुलर वाल से, मसल वाल से मीन्स मायोकार्डियम से मसल्स जो होते हैं, उसमें पेपिलरी मसल्स पाए जाते हैं। इस भाल्व में क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे कैसे ये रेगुलेट होता है, इसके विषय में बताएंगे। जो ये ट्राइकस्पिड भाल्व है, इसमें 3 तरह के पेपिलरी मसल पाए जाते हैं। पेपिलरी मसल्स 3, यह जो होता है 3 पेपिलरी मसल से बना होता है और उसके साथ एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं, जिसे कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो ट्राइकस्पिड भाल्व है उसमें 3 पेपिलरी मसल्स पाए जाते हैं और एक कॉर्डी टेंडिनी पाया जाता है। 3 पेपिलरी मसल्स एंड कॉर्डी टेंडिनी। इस तरह से यह जो है 3 पेपिलरी मसल्स और कॉर्डी टेंडिनी, यह कार्टिलेज है। यह जो है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इन दोनों के द्वारा यह ट्राइकस्पिड भाल्व होता है वह रेगुलेट किया जाता है। अगर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो इसमें से थोड़ा सा इसको हटाएंगे, हार्ट के वाल में कॉर्डी टेंडिनी जो होता है इधर, यहाँ पर और यहाँ, ये कॉर्डी टेंडिनी जो होता है वह कार्टिलेज का बना होता है। यह कंट्रैक्शन के समय और रिलैक्सेशन के समय हार्ट के ट्राइकस्पिड भाल्व को खुलने और बंद होने में यह मदद करता है। कॉर्डी टेंडिनी जो है वह और पेपिलरी जो मसल्स होती हैं, वह जब कंट्रैक्ट करता है तो कॉर्डी टेंडिनी में स्ट्रेच आता है, जिसकी सहायता से वह जो कस्प होता है वह ओपन होता है और जैसे ही रिलैक्स होता है वह कॉर्डी टेंडिनी रिलैक्स हो जाएगा और जा करके वह कस्प जो है चिपक जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड फ्लो है, बैक फ्लो, उस बैक फ्लो को यह ट्राइकस्पिड भाल्व रुकता है। अब आते हैं, अगर हम लोग इसमें बाइकस्पिड भाल्व वाले में देखेंगे, यानी मिट्रल भाल्व में देखेंगे, तो उसमें भी पेपिलरी मसल्स होते हैं और उस तरह से कॉर्डी टेंडिनी होता है। वह जो है उस भाल्व को ऑपरेट होने में, बंद होने में और खुलने में सहायक होते हैं, ताकि उसका जो ब्लड फ्लो है, बैक फ्लो न हो पाए। अब आते हैं उसके बाद
ध्यान याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ट्राइकस्पिड भाल्व में 3 कस्प है, इंटीरियर कस्प, पोस्टीरियर कस्प और सेप्टल कस्प। और बाइकस्पिड भाल्व में 2 कस्प होता है, एक इंटीरियर कस्प और दूसरा पोस्टीरियर कस्प, उसमें सेप्टल कस्प नहीं होता है। कॉडी टेंडनी देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है वह कॉडी टेंडनी पेपिलरी मसल्स की सहायता से अटैच होता है इस भाल्व से, और वह कॉडी टेंडनी इस भाल्व को ओपन होने में, चूंकि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ओपन होने में और बंद होने में सहायक होता है ड्यूरिंग द कंट्रक्शन। तो इस तरह से हार्ट में 2 भाल्व अभी आपको हम बताए हैं। एक भाल्व हो गया आपका, 2 भाल्व हो गया, एक भाल्व हो गया ट्राइकस्पिड, एक हो गया बाइकस्पिड, लेफ्ट और राइट में। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 भाल्व अभी हम बताए हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से एक भाल्व और होता है यहाँ और एक भाल्व होता है यहाँ। तो यहाँ जो भाल्व होता है यह खुलता है कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में यह भाल्व खुलता है। यह भाल्व जो है वह सेमिलुनर भाल्व होता है, इसे कहते हैं हम लोग सेमिलुनर भाल्व। यह हो गया सेमिलुनर भाल्व। यह सेमिलुनर भाल्व जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है। और यहाँ पर यह भाल्व जो है यह पे सेमिलुनर भाल्व है और यह खुलता है कहाँ पर? तो एओर्टा में। ठीक है, तो 4 भाल्व हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। एक ट्राइकस्पिड जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, एक बाइकस्पिड जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, और एक है पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है जिसे हम लोग सेमिलुनर भाल्व कहते हैं। और एक सेमिलुनर भाल्व होता है, ये भी सेमिलुनर ही भाल्व है, इसको भी हम लोग सेमिलुनर भाल्व ही कहते हैं, और यह भाल्व जो होता है एओर्टा में खुलता है। अंतर एक और है इसमें, इसमें जो है पेपिलरी मसल्स नहीं पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेमिलुनर भाल्व में पेपिलरी मसल्स नहीं पाया जाता है। यह भाल्व जो होता है अपने से ही हार्ट के कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन की सहायता से ही यह ओपन और क्लोज होता है और बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को जो है रोक पाता है। तो इस तरह से इस भाल्व में पेपिलरी मसल्स नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं एक और स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना होगा, उसको हम लोग कहेंगे नोड्स। दिस इज द हार्ट। हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं, इसमें से पोस्टीरियर साइड में जहां पर सुपीरियर वेना कवा खुलता है, इसे हम लोग कह दिए बहुत ही पार्ट में अलग अलग करके हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए, भूले नहीं। बहुत ही सिंपल करके पढ़ा रहे हैं, इतना सिंपल आपको जल्दी बुक में नहीं मिलता है। इसलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है, या हम पढ़ाएं या कोई और टीचर पढ़ाए। कोई भी टीचर किसी भी चीज़ को जो कम्प्लेक्स रूप में होता है उसको सिंपल में बदल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर को या इस पोर्शन को हम कितना सिंपल रूप में आपको आपके अंदर तक पहुंचा सकें, ताकि आपको ये चीज़ भूले ना, हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अब आते हैं कि ये जो है इसे हम लोग कह दिए जिसको सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जहां पर पोस्टीरियर वाल में, मींस राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वाल में यह सुपीरियर वेना कावा आके ओपन होता है। यहाँ ओपन होने के जस्ट जहां ये ओपन हुआ है उसी के पास में जो है एक नोड पाया जाता है जिसे हम लोग एवी नोड कहते हैं। सॉरी एसए नोड कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एसए नोड। जस्ट सुपीरियर वेना कावा के बगल में, मीन्स हार्ट के पोस्टीरियर वाल में जहां पर सुपीरियर वेना कावा खुलता है उसी के पास नियर बाई एक नोड होता है जिसे हम लोग एसए नोड कहते हैं। एसए नोड मीन्स साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड, यह नोड जो है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। पेस
मेकर भी कहते हैं। अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं कि मायोकार्डियम में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मसल सेल एंड पेसमेकर सेल। वह पेसमेकर सेल्स जो होता है इसी एसए नोड में पाया जाता है, 1% होता है संख्या में। तो यह एसए नोड जो साइनोएट्रियल नोड है, यह नोड जो है वह पेसमेकर सेल से बना होता है। इसी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है फॉर द कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के कंट्रक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है इसी एसए नोड में होता है। यही एसए नोड जो होता है ये हार्ट को ऑटो रिदमिसिटी देता है, मीन्स अपने आप स्वतः। जैसे हम लोग के शरीर में जान आया, यानी हम लोग जब उम्र में हैं, जब जाइगोट बन गया, जाइगोट के बनने के बाद जब हार्ट बना और जब से हार्ट स्टार्ट किया पंप करना, तब से लेकर के मरते दम तक, जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं तब तक हार्ट पंप करते रहता है। वह ड्यू टू ऑटो रिदमिसिटी प्रोड्यूसेस बाय द एसए नोड। एंड एसए नोड में कौन, तो पेस मेकर सेल्स जो होते हैं वो इस रिदमिसिटी को जो है ऑटो रिदमिसिटी को मेंटेन करते हैं, और वही जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वही इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कंडक्ट होता है पूरे हार्ट में। अब देखते हैं ये एसए नोड जो होते हैं, इन एसए नोड का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वह जो है ट्रांसफर होता है बाय द लेफ्ट और एट्रियम के पास। इस नर्व को या इस बंडल को हम लोग कहते हैं बैचमैन बंडल, बैचमैन्स बंडल। इस बैचमैन बंडल की सहायता से एसए नोड में उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी जो इम्पल्स होता है वह इम्पल्स हमारे लेफ्ट एट्रियम के वाल तक बैचमैन बैंड के द्वारा, सॉरी बंडल के द्वारा जो है वह पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यह जो होता है कुछ और भी बंडल निकलते हैं, नोड निकलते हैं। तो इस बंडल की सहायता से, इस नोड की सहायता से ये जो होता है, यहाँ पर एक और नोड पाया जाता है। इस नोड को हम लोग कहते हैं एवी नोड। क्या कहते हैं, एवी नोड। इसको फुल फॉर्म में कहेंगे तो एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, इसको कहते हैं हम लोग एवी नोड। तो यह एवी नोड के पास में जो इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स एसे नोड के पास से जो आता है वह यहाँ पर जो है ये एवी बंडल होता है। ये जो है एवी बंडल, एवी बंडल्स, इसी एवी बंडल्स की सहायता से जो इसका इंपल्स है एसे नोड का, वह इंपल्स एवी बंडल्स मीन्स एट्रियल वेंट्रिकुलर बंडल्स, इसी बंडल्स की सहायता से जो है वह इंपल्स हमारे एवी नोड तक पहुंचता है। यह एवी नोड इन सभी इंपल्स को जो एसे नोड से रिसीव किया, इस इंपल्स को अब एक चीज और यहाँ पर छूट रहा है। एवी नोड जो है यह लोकेटेड होता है कहाँ पर, जस्ट इन द अपर पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है ये, इसी सेप्टम के जस्ट अपर टॉप पोर्शन पर जो है यह एवी नोड सिचुएटेड होता है। इसमें से कुछ बंडल निकलते हैं जिसे हम लोग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। सपोज यहाँ दूसरे कलर से अगर दिखाते हैं तो यहाँ रेड कलर से दिखाएंगे तो यहाँ एक निकला है बंडल जिसे हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। हिस जो है यह साइंटिस्ट का नाम है, तो बंडल ऑफ हिस कहते हैं। इस बंडल ऑफ हिस की सहायता से यह बंडल ऑफ हिस जो होता है 2 भाग में बढ़ जाता है, और इस तरह से यह दोनों भाग का जो बंडल ऑफ हिस है यह फिर हमारे वेंट्रिकल्स के वाल में जो है यह डिवाइड होता है बहुत सारे फाइबर्स में। इसे कहते हैं परकिंजे फाइबर्स, इसे कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज निकल के आ रहा है। एस ए नोड में जो पेस मेकर सेल्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट होता है। वह इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है लेफ्ट एट्रियम में बैचमैन बंडल के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके बाद एस ए नोड में उत्पन्न इंपल्स
हमारे एवी नोड के पास में पहुंचा जाता है बाय द एवी बंडल्स। एंड एवी बंडल्स के कुछ निकलते हैं वो बंडल्स जिसे हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हीस, और उसके बाद ये जो है परकिंजे फाइबर्स में ब्रांच में टूट जाता है। यह पूरा परकिंजे फाइबर जो है वह हमारे वेंट्रिकुलर वाल में फैला रहता है। यही वाल, उस वाल में मायोकार्डियम में जो मसल सेल होते हैं उनको कंट्रैक्शन करने के लिए यह मजबूर करता है, क्योंकि यहाँ से वह उसको सिग्नल देता है कि अब आपको कंट्रैक्शन करना है और रिलैक्स होना है। तो इस तरह से ये सभी इम्पल्स हमारे और ऑरिकल मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल तक पहुंच जाते हैं और हमारे हार्ट को पंप कराने में सहायक होते हैं। तो आज के लिए हम अब जितना पढ़ाए हुए हैं आपको याद हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हार्ट में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में हूबहू उसी तरह से वो क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए आप जो है इस वीडियो को जितना बार देखेंगे इसमें से बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन नीट के लिए निकल पाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मैं अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में दूसरे किसी टॉपिक पर मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ लिवर पर फोकस करेंगे और उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ-साथ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट जो है वह हमें इस वीडियो में यानी अगले वीडियो में और सुधार लाने में मददगार साबित होता है। धन्यवाद।